अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डीना गार्डनर का चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो पहली हेडिंग है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये एक बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है जहां पर हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। अगर हम किसी भी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम इस पॉइंट से किसी भी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेन को अपनी फिंगर टिप पर बैलेंस करना चाहती हूँ। ये उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब मुझे उस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। जैसे ही मुझे उस पेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम होगा तो मैं क्या करूँगी, उस पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से उस पेन को अपनी फिंगर टिप पर बैलेंस करूँगी तो वो पेन मेरी फिंगर पर बैलेंस हो जाएगा। और एक बात और कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सेंटर में ही हो। किसी का बिल्कुल एंड में भी हो सकता है, किसी का बैलेंसिंग पॉइंट शुरू में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नाम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है तो वो सेंटर में ही हो। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी लोकेटेड हो सकता है और बॉडी से बाहर भी लोकेटेड हो सकता है, लेकिन ये उस बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म पोजीशन में है, यानी कि वो बॉडी जो है वो एक ही स्पीड में मूव करे, तो अब उस बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पर होगा? उस बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बॉडी के अंदर लोकेटेड होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी है वो बहुत ही इरेगुलर मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड का कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, या फिर उसका पोस्चर ख़राब है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी से बाहर होगा। अब सवाल ये आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? तो ह्यूमन बॉडी में अगर हम किसी भी फैक्टर को ना देखें, यानी कि अगर उसका हाइट वेट वगैरह को हम ना कंसीडर करें और एक कॉमन पॉइंट बोला जाए तो वो सेकंड सेक्रल वर्टिब्री है, कि जिसको हम हर ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है कि मेल में और चिल्ड्रन में जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो अबव टू द सेकंड सेक्रल वर्टिब्री होती है, यानी कि उनके चेस्ट की तरफ होती है। जबकि फीमेल्स में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोअर देन द सेकंड सेक्रल वर्टिब्री होती है, यानी कि उनकी पेल्विस की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसमें वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेक्रल वर्टिब्री से लोअर होती है। अब हमारे पास हेडिंग है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर एक अडल्ट पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एंटीरियर टू द सेकंड सेक्रल वर्टिब्री होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एज के हिसाब से चेंजेस आती हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो अबव टू द अम्बलाइकस होती है। इसी तरह जो 6 मंथ का बेबी है उसका 6th थोरैसिक वर्टिब्री होगा। जो 2 इयर्स का बेबी है उस पर लेवल ऑफ अम्बलाइकस पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अगर 5 इयर्स का कोई किड है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर टू द अम्बलाइकस होगी। इसी तरह जैसे जैसे एज में चेंजेस आएंगी वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन भी चेंज होती रहेगी। अब अडल्ट्स में यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि मेल्स में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हाई होती है और फीमेल्स में जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है, यानी कि वुमेन की जो बॉडी होती है वो ग्राउंडेड होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू मेल्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं या उसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले एज है। जैसे हमने अभी देखा था कि एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होती रहती है। इसी तरह जेंडर में फीमेल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो लोअर होती है और मेल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हायर होती है। इसी तरह जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हायर होती रहेगी और जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होती रहेगी। अब हमारे पास हेडिंग है लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है? अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन खींचें तो वो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। इसी तरह अगर हम फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन में देखें तो लाइन ऑफ ग्रेविटी सेकंड सेक्रल वर्टिब्री से पास होती है, यानी कि अगर हमारा पोस्चर गुड है तो लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से? मिड सर्वाइकल वर्टिब्री से पास होगी, फिर लंबर वर्टिब्री से पास होगी उसकी बॉडी से, और थोरैसिक वर्टिब्री के फ्रंट से, क्योंकि थोरैसिक वर्टिब्री थोड़ी सी शेप होती है, इसीलिए
वहां से उसके एंटीरियर से लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिफाइन किया हुआ है कि एक्सटर्नल एयर और शोल्डर जो है वो लेटरल होने चाहिए इस लाइन के, और नी जॉइंट और एंकल जॉइंट जो है वो पोस्टीरियर लेटरल होनी चाहिए लाइन ऑफ ग्रेविटी से, तो हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस पोजीशन में होगी। आखिरी चीज ये है कि अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी इनसाइड ऑफ द बॉडी लाई करेगी तो बॉडी बैलेंस होगी, और अगर आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाई करेगी तो बॉडी इम्बैलेंस होगी। Thanks for watching. Please like and subscribe my YouTube channel.